जी ने बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन किया है और हमारी पुस्तक का लोकार्पण यहाँ पहले भी हुआ और अभी भी हमें ये सुअवसर दिया है। तो मैं हालांकि धन्यवाद ज्ञापन बाद में होता है, लेकिन अभी आभार व्यक्त करती हूँ सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का कि हमें इतना अच्छा सुअवसर उन्होंने दिया है और ये सबसे बड़े हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो हमारी इस पुस्तक में सहभागी हैं वो इतनी दूर दूर से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं और गोवा से आए हैं और भी न जाने कहाँ कहाँ से हमारे कवि मित्र आए हैं। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और हमारी दूसरी पुस्तक जो यति शर्मा जी की है, आधी रात की नींद, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और उसके लिए भी मैं आमंत्रित भी करूंगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि अखंड भारत एक युग दृष्टा, इसकी परिपाटी कहाँ से आरंभ हुई। मैं स्वयं, जैसा मेरा परिचय उन्होंने बताया है, खुद कुछ ऐसा करने की चाहत रखती हूँ कि कुछ अलग किया जाए, कुछ हटके किया जाए। और जब आज़ादी का अमृत महोत्सव था तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जो हमारे देश को समर्पित हो, हम अपने युवाओं को कुछ संदेश दें। और मुझे खुशी है कि हमारे इस पुस्तक में सबसे कनिष्ठ कवयित्री खुशी अली जो हमारे बीच मौजूद है। मैं एक बार चाहूँगी, एक बार खड़े होकर आप बताइए, क्योंकि जब तक हम अपने युवाओं को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये हमारे बीच हैं, ये भी बहुत खुशी की बात है और खुशी हमारे साथ है। तो अखंड भारत के बारे में कुछ और बातें जो मैं कहना चाहती हूँ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अखंड भारत एक शब्द या केवल संकल्पना नहीं है, यह अलंकरण है संपूर्ण भारतीयता का। अखंड भारत का इतिहास लिखने में कई तरह की बातों को शामिल किया जा सकता है। सर्वप्रथम तो उसकी निष्पक्षता के लिए ये जरूरी है कि पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उसके बारे में बगैर किसी भेदभाव के सोचा जाए, जो प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य हो सकता है, जो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से हो सकता है। हम सभी को यह स्वीकारना जरूरी है कि हम भारत के इतिहास के हिस्से हैं। हमारे पूर्वज ब्रह्मा, मनु, ययाति, राम और कृष्ण ही थे। इतिहास में उन लोगों के इतिहास का उल्लेख हो जिन्होंने इस देश को बनाया, कुछ खोजा, आविष्कार किए, या जिन्होंने देश और दुनिया को कुछ दिया, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखा। इन सभी के संरक्षण के लिए, संगठन के लिए हमें प्रतिबद्ध होना होगा और आने वाली पीढ़ी तथा वर्तमान पीढ़ी को हमारे सत्य सनातन धर्म, जो कि पूर्णतया वैज्ञानिकता पर आधारित है, उसके बारे में, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, लोक संस्कृति, लोक मूल्य, रीति रिवाज, मान्यताएं, उनके पीछे की वैज्ञानिकता, इन सभी के बारे में यथोचित, यथासंभव, उचित, सारगर्भित, सटीक, प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराना तथा जानकारी को विभिन्न माध्यमों से वर्तमान पीढ़ी तथा आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करना होगा। मैं बीच में एक विनम्र आग्रह करना चाहूंगी कि हमारे जो अतिथि पीछे बैठे हैं, कृपया आगे आ जाइए। सभागार में आगे बहुत सी सीटें खाली हैं। अगर आपको सुनने में कोई दिक्कत ना हो रही हो तो आप आगे आ सकते हैं। माध्यम चाहे कोई भी हो, रास्ते चाहे कोई भी हो, मंजिलें सिर्फ एक है, अखंड भारत एक युग दृष्टा। उम्र के इस दौर में जब समाज को एक शिक्षित, जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि अभी तक जो हमने अपने देश से, यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के मूल्यों से, यहाँ की प्रकृति से, यहाँ के समाज से जो कुछ भी आज तक ग्रहण किया है, अर्जित किया है, अब उसे ब्याज सहित हस्तांतरित करने का समय आ गया है। हमने न केवल शिक्षा, संस्कारों के माध्यम से अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने युवाओं को सुसंस्कृत, शिक्षित बनाना है, अपितु समग्रता से उन सभी को ज्ञान प्रदान करते हुए उन्हें इस बात का एहसास कराना है कि हम इस भारत भूमि में पैदा हुए हैं, यह हमारा सौभाग्य है। देखिए, अखंड भारत पर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है और समय की अपनी सीमा है और कार्यक्रम थोड़ा विलंब से भी आरंभ हुआ है, इसीलिए हम स्वयं को अनुशासित करते हुए इतना ही मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि अखंड भारत
अपने आप में ही इतना सब कुछ है कि उसके लिए जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हम जब भी जन्म लें हम इसी भारत भूमि पर लें, ये हमारी सभी की इच्छा होनी चाहिए, यही हमारी कृतज्ञता है। और इस पुस्तक की संकल्पना के पीछे यही मेरा ध्येय था कि हम आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में अपने देश को एक भावांजलि, एक काव्यांजलि सादर समर्पित कर सकें। ये पुस्तक हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में दर्ज हुई है क्योंकि इसमें 19 भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय काव्य संकलन है। तो मेरे लिए और हम सभी के लिए, मैं कभी भी अपनी पुस्तक नहीं कहती हूँ, ये हमारी पुस्तक है, ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। और मेरी सह संपादिका डॉक्टर वंदना गोसाई जी, वो भी इसमें पूरी तरह से मेरे साथ रही। तो ये हम सभी का उत्सव है और पुनः मैं सभी का अभिनंदन भी करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ। अब मैं दूसरी पुस्तक के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। इसकी जो लेखिका है डॉक्टर यति शर्मा जी, इनका थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूँगी। वैसे तो इन्होंने जो कहा है, जिस तरह से मंच संचालन किया, तो उससे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा ये कितनी विलक्षण प्रतिभा की धनी है। तो इनके बारे में एक औपचारिक परिचय भी मैं देना चाहूँगी। ये सेवानिवृत्त सहायक सूचना अधिकारी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से है और वर्तमान में यही IGNCA में ये कार्यरत हैं। इनकी शिक्षा राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर, हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर है। इनका प्रकाशन भी बहुत बड़ा है। यति पंख काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ, बंद खिड़कियों का दर्द प्रकाशित हुआ, कुछ सच आधे अधूरे कहानी संग्रह, लाल लिफाफों का सच कहानी संग्रह, और भी बहुत कुछ है इनका। और स्वयं ये बहुत संवेदनशील, बहुत ही विनम्र और बहुत अच्छी कवयित्री, लेखिका और लगभग सभी विधाओं में लेखन कार्य करती हैं और बहुत ही सुहृद हैं। तो मैं उनकी पुस्तक के बारे में डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को आमंत्रित करने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार उनका भी विधिवत सम्मान किया जाए। यति शर्मा जी। ये पहले उनका अपने जो इनके हम सभी के हम गुरु भी कह सकते हैं, ये एक कृतज्ञता है। उन्होंने उनका सम्मान किया और ये बहुत बड़े सम्मान की बात है कि हमारे बीच अशोक चक्रधर जी हमारे बीच उपस्थित है। एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। और मैं बताना चाहूंगी कि यति शर्मा जी के गुरु हैं ये, और जो इनकी शिष्या है तो वो अपने आप में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जोरदार तालियों से एक बार अशोक जी का हम स्वागत करेंगे। हम सभी के लिए सम्मान की बात है ये। धन्यवाद। मैं क्या कहूँ, मैं सच में मेरा कंठ इस समय अवरुद्ध है और प्रसन्नता और अतिरेक इतनी आह्लादित हूँ कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मंच पे मेरे गुरु बैठे हैं, मैं किस तरह इनका आभार व्यक्त करूँ मैं खुद नहीं जानती। इस समय बहुत आनंदित होने के साथ साथ हृदय में बहुत तरंगे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है इनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए। मैं क्या कह सकती हूँ। कार्यक्रम को आगे और गतिशीलता देने से पहले मैं मातृभाषा दिवस पर डॉक्टर कॉलोनी दास गुप्ता को आमंत्रित कर रही हूँ एक गीत प्रस्तुत करने के लिए। একুশের প্রাঙ্গণে উপস্থিত সকলকে আমার নমস্কার। একুশের গান, This song written by
Abdul Ghaffar Chaudhary to mark the Bengali language movement in East Pakistan. It is presently known as Bangladesh. First published in 21 February edition, which edited by Hassan Hafizur Rahman in the year of 1952. The song is often recognized as the most influential song of language movement. It is regarded by the listeners of BBC Bengali service as the third best song in Bengali. It is big in size, so I am going to present only the most popular part of this song. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়ায়ে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়ায়ে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি ধন্যবাদ अब मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ हमारे कार्यालय के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी से कि वो आचार्य गुरु प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी का सम्मान भाव प्रांजल बस से करें। तालियों के साथ स्वागत करें। हमारी गुरु माँ भी श्रीमती वागेश्वरी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें पुनः अभिनंदन करती हूँ। मैं क्या कहूँ, आज मुझे सच में बिल्कुल चलचित्र की तरह मेरा पूरा विद्यार्थी जीवन दौड़ गया और हृदय आह्लादित है और मुझे वही सब याद आ रहा है। किस तरह से मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई प्रोफेसर अभी तक बने हैं जो पूरे साल का सत्र पूरा भी सामग्री कुछ 15 दिनों के अंदर ख़त्म कर दें और इतना स्नेह आंचल में अपने साथ छिपाए हुए शायद ही कोई प्रोफेसर मिले होंगे। मतलब भाषा, विज्ञान, यहाँ तक कि व्यवहार कुशलता भी मैंने अपने गुरु से सीखी है। और सच पूछिए तो हंसना भी मुझे गुरु जी ने ही सिखाया। जब मैं नई विश्वविद्यालय में गई थी तो गुरु जी का पहला वाक्य था कि तुम हंसती हो, तो वो वाक्य मुझे आज भी याद है। और गुरु जी ने मुझे सच में मेरे मतलब जब हजारीप्रसाद द्विवेदी का गुरु जी ने मुझे कहा कि कुटिश निबंध पढ़ना एक बार तो पूरा जीवन बदल जाएगा, तो मुझे वो वाक्य आज भी मेरी मनस्थिति पे एकदम छाप की तरह है कि दुख सबको मांझता है। तो वो स्थिति और आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। मैं गुरुजी का आभार व्यक्त करके उनकी छवि को और कम नहीं करना चाहती। तो मेरे गुरु मेरे इष्ट हैं, वो मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखती रहूँगी। और उनकी उपस्थिति से आज सच पूछिए तो मेरा आज का ये उत्सव सफल हुआ जी। यदि हमारी यात्रा तत्व से आरंभ हो तो यह सहज चेतना है। अंतः प्रज्ञा हमारी मार्गदर्शिता रहती है। यदि हम वस्तु विशेष से चलें तो प्रत्यक्ष ज्ञान और संवेदना हमारा रास्ता प्रशस्त करती है। यह पुस्तक जब मैंने लिखनी प्रारंभ की तो मेरे मन में बहुत हलचल थी, बहुत संताप भी था। एक ऐसी नायिका, एक ऐसी लड़की जो बचपन से लेकर एक अतिरिक्त वस्तु समझी जाती थी और परिवार की उपेक्षाओं के बावजूद भी उस मरुभूमि पे किसी अज्ञात शक्ति ने एक प्रेरणा की तरह उसको स्नेह और आर्द्रता के साथ उसे फिर से पल्लवित और पोषित किया। पड़ाव आगे बढ़ता गया और वो बहुत कुछ जीवन से सीखती भी गई। संबंधों को वो अपने मौन और धैर्य से कितना जोड़ती थी, वो उतना ही बढ़ती चली जाती थी। फिर
और आगे जीवन चला और अपने इष्ट में समाने के लिए वो अपने अवसाद से और दूर होती चली गई और अंत में जाकर उसने साहित्य को अपना पर्याय मान लिया और फिर रचनाएं करके उसने अपने जीवन को सार्थक किया। इस कहानी को अवश्य पढ़िएगा, हो सकता है जो जीवन में मैंने सीखा है आप भी सीखें। और इसका मूल मंत्र भी यही था कि लड़कियों को आप पढ़ाइए, लिखाइए, संस्कृत पोषित भी कीजिए, तो संस्कृत होने के साथ साथ उन्हें व्यवहार कुशल भी अवश्य बनाइए, क्योंकि जीवन की कठिनाइयाँ और बहुत सारे अवरोधों से पार करते हुए एक लड़की कैसे आगे बढ़ती है और जीवन से प्रेरणा लेती है, इस कहानी से आपको पता लगेगा। अब मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी से इस पुस्तक पर अपने विचार अवश्य दें। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सम्मानीय अतिथि और अभी जिनकी पुस्तकों का हमने लोकार्पण किया, ऐसी विदुषी शर्मा जी, श्रीमती वंदना गोसाई जी, यति शर्मा जी, मंच पर उपस्थित संतोष खन्ना जी और मोतिया जी का नाम इतना अच्छा है कि वो और हम सबके बीच जैसे साक्षात ईश्वर अचानक प्रकट हो जाए, वैसे, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि ये वैसे भी सभी जगह कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दिनों बताए। तो गोविंद को बताने वाले ऐसे गुरु साक्षात डॉक्टर अशोक चक्रधर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सभागार में अन्य सभी सम्मानीय विदुषियाँ। अशोक जी के आने से एक तो अच्छा हो गया कि पहले ये पूरा का पूरा मंच ही मातृशक्ति के लिए समर्पित था मेरे अलावा, क्योंकि ये मातृभाषा दिवस था। अब आपके आने से थोड़ा सा मैं ऐसा भी महसूस करने लगा हूँ कि भाषा में पिता का भी थोड़ा बहुत योगदान होता है। नहीं तो अभी तक तो पूरा का पूरा साबित हो रहा था कि मातृभाषा है तो माँ का ही योगदान होता है। मातृभाषा के संदर्भ में एक बहुत रोचक सा संस्मरण है, हमारे यहाँ के लोगों ने 2-3 बार सुना होगा, पर कुछ लोग नए हैं इसलिए मैं सुना देना चाहता हूँ। रोचक इसलिए कि वो मेरे जीवन की घटना है। मेरा छोटा बेटा जब 4th क्लास में था तो अक्सर स्कूलों में होता है कि तो उसको एक सवाल उसकी टीचर ने किया कि व्हाट इज़ योर मदर टंग। तो सभी बच्चे अपनी मदर टंग बता रहे थे, तो ये मेरा बेटा जो था वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, थोड़ा सा परेशान हो गया। वो परेशान इसलिए हुआ कि हम लोग मराठी भाषी हैं, लेकिन मेरी पत्नी बांग्ला भाषी है। लेकिन अगर वो कहता है कि मदर टंग बांग्ला है तो उसको बांग्ला आती नहीं है, वो तो मराठी बोलता है, पर मदर टंग तो है नहीं, वो तो फादर टंग है। मैडम ने तो मदर टंग पूछी है। लेकिन बच्चों की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है, जो उसमें उसने कहा कि मैं मैडम इसका उत्तर आपको कल दूंगा। तो वो फिर घर आया और उसकी मेरी माँ से, मैंने अपनी दादी से पूछा कि आज मैडम ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ योर मदर टंग, तो मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मुझे कोई ठोस जवाब मिला नहीं। तो दादी भी थोड़ी परेशान हो गई क्योंकि दादी को भी ऐसा सवाल कभी सुनने को नहीं मिला था। उसने कहा कि जो तुम्हें समझ में आए, जिस भाषा में तुम अपने आप को ज़्यादा अभिव्यक्त कर सकते हो, ऐसा बताओ करके। तो अगले दिन फिर टीचर ने कहा कि पता लगे व्हाट इज़ योर मदर टंग। बोले मिस मुझे मालूम पड़ गया है, आई कैन नॉट टेल अबाउट माई मदर टंग बट आई कैन टेल अबाउट माई ग्रैंड मदर टंग एंड दैट इज मराठी। तो ये जो मातृभाषा का विषय है उस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। खासकर आज की पीढ़ी में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जिस तरह से हम मातृभाषा कहते हैं तो माताएं ही उसी भाषा में बात नहीं करती। माताएं ही जब बच्चों से अपनी भाषा में बात नहीं कर पाती, संवाद नहीं कर पाती,
तो वो कैसे जाकर अपनी भाषा के संस्कार आएंगे। और ये जो भाषा के संस्कार होते हैं, ये सिर्फ भाषा के संस्कार नहीं होते, ये पूरी की पूरी परंपरा और परिवेश के संस्कार होते हैं। तो जो परंपरा और परिवेश का संस्कार अगर आपको नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं कोई खालीपन, कोई रिक्तता जीवन में रह जाती है, जो बाद में आपके अनुभव में आती है। इसलिए हम देखते हैं कि अक्सर लोग कई बार बड़े पद पर जाकर, बहुत वरिष्ठ जगहों पर जाकर भी अचानक अपनी मातृभाषा में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, संवाद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उस रिक्तता को कहीं महसूस करते हैं कि जिस भाषा में, जिस परिवेश में, जिस संस्कृति और संस्कार से उन्हें अनावश्यक रूप से अलग कर दिया गया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जिसको आप बैंगन या भटा बोल सकते हो, उसे अनावश्यक रूप से ब्रिंजल बोल के इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और अब तो एग प्लांट बोलने लगे तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि ये किस सब्जी के बारे में बात कर रहे हैं। बल्कि यह भी होता है कि आप कई बार अगर सब्जी वाले की दुकान पे जाएं, तो मैंने देखा है कुछ माताएं अपने छोटे से शिशु को लेकर आई हैं और वो उसको दिखा रही हैं कि दिस इज़ कैप्सिकम, दिस इज़ ब्रिंजल, दिस इज़ कुकुम्बर। तो मुझे लगा कि इनको सब्जी कौन सी खरीदनी है, वो डिसाइड नहीं कर पा रही। तो माँ ने कहा कि मुझे सब्जी नहीं खरीदनी है, इसका कल नर्सरी का इंटरव्यू है, तो उसकी मैं तैयारी करा रही हूँ। तो ये जो हमारे समाज में अनावश्यक रूप से भाषा का जो आडंबर हो गया, और जिसने हमारी मातृभाषा के माधुर्य को, मातृभाषा के अपनत्व को कहीं न कहीं हमसे दूर कर दिया है, उस पर हम सबको सोचने की आवश्यकता है। और इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, जिस अवसर पर हम इन सारी बातों पर विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत से ज़्यादा भाग्यशाली देश इस दुनिया में कोई और होगा, जहाँ पर इतनी सारी भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती हैं। लगभग 19,500 से ज़्यादा भाषाएं और बोलियाँ होती हैं। 2011 के सेंसस में था कि करीब 1600 तो ऐसी भाषा हैं जिसका अपना पूरा का पूरा व्याकरण है, पूरा परिवेश है। पूरे विश्व में ऐसा इतनी समृद्ध कोई और भूमि नहीं होगी जहाँ पर इतनी भाषाएं, और सब अपने अपने अस्तित्व में बहुत अच्छी तरह से सुखी हैं, जी रही हैं। उन भाषाओं के लालित्य को, उसके अपने सौंदर्य को कहीं न कहीं उभारना, आपस में उनके बीच में सहोदरत्व का भाव पैदा करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उससे दूसरी भाषाएं भी समृद्ध होती हैं। जैसे हिंदी में बहुत सारी जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं, स्थानीय बोली हैं, उनके शब्दों का प्रयोग करना, उसे कहीं न कहीं शामिल करना, ये उस भाषा के सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देता है। मुझे याद आता है प्रभाष जोशी जी जब अपने संपादकीय लिखते थे तो उसमें ठेठ मालवी भाषा का प्रयोग करते थे। जैसे प्रयोग करना है, उसे मालवी भाषा में वापरना कहते हैं, तो कई बार वो अपने इसमें वापरना शब्द का प्रयोग करते थे। या हम ऐसा करेंगे की जगह कहते थे अपन ऐसा करेंगे। मेरे भी मुंह में कई बार आता है अपन ऐसा करेंगे, वो मालवी भाषा का प्रयोग है। लेकिन उससे कहीं हिंदी कहीं नष्ट भ्रष्ट नहीं हो रही, बल्कि हिंदी का सौंदर्य और अधिक निखर के सामने आता है, अपनत्व बढ़ जाता है। तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं को सहेज कर रखना, और जिन लोगों के अंदर ये सद्गुण होता है, या मुझे तो लगता है ये विशिष्ट गुण है कि अलग अलग भाषाओं को वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, आत्मसात करते हैं, अंगीकृत करते हैं। तो ये इतना सुंदर जो अवसर रहता है, उससे हम अपनी अगली पीढ़ी को वंचित न करें। इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाना हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सुख की बात है। आज जिन 2 पुस्तकों का हमने लोकार्पण किया, एक अखंड भारत जिसमें 90 कविताएं आपने संकलित की हैं अलग अलग भाषाओं में, और मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत ही असाध्य कार्य है, जो आप दोनों विदुषी, और एक तो स्वयं नाम से भी विदुषी हैं, लेकिन दूसरी भी विदुषी ही है, और आपने जो काम किया है वो सच में असाध्य है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और हमने अभी देखा कि जो युवा कवियत्री हैं, इतनी युवा हैं, और शायद आपने जो सबसे बुजुर्ग है उनके दर्शन नहीं कराए, लेकिन वो भी यहीं बैठी हैं। तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि ये जो पीढ़ियों का अंतराल है, इस पीढ़ियों के अंतराल को पाटने की कोशिश इस पुस्तक में हुई है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और जब मैं पीढ़ियों के अंतराल की बात कह रहा हूँ, तो पहले अभी 2-4 दिन पहले ही कहीं हम चर्चा कर रहे थे, और उसमें हम इस बात को कह रहे थे कि जनरेशन गैप और पीढ़ियों के अंतराल, पहले जिस बात को हम कहते थे वो या तो पिता पुत्र में या माँ बेटी में, इसको हम सोचते थे कि ये पीढ़ियों का अंतराल है,
लेकिन अब परिदृश्य बिल्कुल बदल गया है। मेरे 2 बेटे हैं जिनके बीच में सिर्फ 5 साल का फासला है, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। ये पीढ़ियों का अंतराल हो गया है। अब तो लगभग 2 साल के अंतर से भी बच्चे बिल्कुल अलग अलग सोचते हैं। तो अब तो पीढ़ियां दरअसल इतनी जल्दी जल्दी बदल रही हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता। मतलब अभी एक बहुत मज़ेदार सा हादसा हुआ। मेरा बेटा अभी 27 साल की उम्र है, आर्किटेक्ट है। वो कहीं किसी कॉलेज में एज एक्सटर्नल बाह्य परीक्षक के रूप में गया। अब उसकी खुद की उम्र 27 साल है। जो बच्चे परीक्षा देने आए थे उनकी उम्र 22-23 साल रही होगी, 20-21 साल रही होगी। लेकिन घर आके उसने जो कहा, वो आजकल के बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते। हम लोगों से इतनी मेहनत हमारे टीचर्स ने कराई है, ये बच्चे मेहनत नहीं करना। ये उसका वाक्य सुन के मुझे इतनी हंसी आ गई। तो मैंने कहा कि ये जो अंतराल है इतनी तेज़ी से बदल रहा है हर पीढ़ी में कि हमें उसको देखना है। तो उस अंतराल को भी पाटने का काम, उसे जोड़ने का काम, उसके अंदर एक निरंतरता बनाए रखने का काम, गतिशीलता बनाए रखने का काम ये भाषा करती है। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये जो आपका काव्य संग्रह है ये बहुत महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले समय में लोग निश्चित तौर पर इसका सही मूल्यांकन करेंगे और इसके महत्व को समझेंगे। यति शर्मा जी ने एक बहुत सुंदर उपन्यास लिखा है, आधी रात की नींद, और मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, उसके कुछ पन्ने पढ़े हैं। और बहुत कुछ मुझे लगता है कि जब आत्मकथात्मक उपन्यास होता है या कहीं न कहीं हम उसमें मैं को देखने की कोशिश करते हैं, तो ये एक बहुत कठिन और असाध्य काम होता है। मैं को देखते भी रहना और मैं को अलग भी करना, ये सच में एक सर्कस में जो तार पे जो लोग चलते हैं उस तरह की बाजीगरी है जो यति शर्मा जी ने की है। उन्हें लग रहा था कि मैंने उनका उपन्यास पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं उन्हें बता रहा हूँ कि ये जो बाजीगरी है ये बहुत कठिन होती है। हमने देखा है कि कई लोग दूसरे व्यक्ति के बारे में एक पूरा का पूरा आत्मकथात्मक उपन्यास लिखते हैं। शेखर एक जीवनी आपने जैसे पढ़ा होगा, तो एक अलग तरह का परिवेश होता है। लेकिन जब व्यक्ति खुद ही अपने बारे में कोई थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति बन के अपने बारे में सोचते हुए उस बात को लिखे, तो वो बहुत कठिन काम होता है। उनके समय का संघर्ष, हो सकता है कि वो संघर्ष आज की लड़की को शायद न देखना पड़े, पर उस आज की लड़की के संघर्ष से शायद उससे ज़्यादा अधिक कठिन भी हो सकते हैं, चुनौतीपूर्ण भी हो सकते हैं। क्योंकि आज हम जिस माहौल में हैं वो माहौल दरअसल अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रकट करने का माहौल है। बहुत ज़्यादा शब्द को मैं इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में कर रहा हूँ कि ये जो बहुत ज़्यादा है ये कहीं ना कहीं खतरनाक है, हमारे लिए घातक है। इसलिए उस परिवेश को समझना जिस परिवेश का उल्लेख यति शर्मा जी ने किया है, शायद नई पीढ़ी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो परिवेश भी हमें इस बात की याद जरूर दिलाता है कि वो भी एक समाज था जिससे निकलकर हम आज एक ऐसे समाज में पहुँचे हैं। आप अगर सोशल मीडिया को फॉलो करते होंगे तो आप देखते होंगे कि जिस तरह से इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जिस तरह से पोस्ट आते हैं, कई बार आश्चर्य होता है कि क्या यही हमारे भारतीय संस्कार और परिवेश है जो हमें इस तरह की पोस्ट लिखने के लिए या इस तरह के चित्रों को, इस तरह के दृश्यों को प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आश्चर्य होता है कि क्या ये भारत की लड़कियां हैं, ये भारत की मातृशक्ति है? ऐसे भी कई बार मन में प्रश्न आता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर भी शायद आपको ऐसी उपन्यास में मिल जाएंगे। रोचक बात यह है कि ये उपन्यास निरंतर चलता है। मतलब अक्सर होता है कि कई उपन्यास रहते हैं जिसमें कहीं ना कहीं व्यतिक्रम होता है, लेकिन यति जी के उस उपन्यास की ये विशेष बात है कि उसके अंदर एक गहरी निरंतरता है। मैं जानता नहीं कि, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी छोटी कहानियाँ लिखता हूँ और उसी में थक जाता हूँ, तो इतना लंबा उपन्यास निरंतरता में लिखना ये भी एक साधना का परिणाम है जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से साधा है। संभवतः ये उनका पहला उपन्यास है, लेकिन अंतिम नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं ज़रूर मान के चलता हूँ। और एक बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियाँ आती हैं और हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे जीवन की चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा हैं, सबसे बड़ी हैं। लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति या रचनात्मक व्यक्ति वही होता है जो उन चुनौतियों को अपने जीवन के श्रेष्ठतम अवसरों के रूप में देखने की चेष्टा करता है और उसके साथ अपने जीवन को सुंदर बनाता है, औरों के जीवन को भी सुंदर बनाता है।
वो काम यति शर्मा जी बखूबी कर रही हैं, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। बहुत ज़्यादा कोई बातें मैं अभी कहना नहीं चाहता, और बल्कि अगर मैं इसे आप अनाधिकार चेष्टा न कहें तो एक बार हम सब मिलकर आग्रह करें कि श्रद्धेय अशोक चक्रधर जी अगर आशीर्वचन स्वरूप कुछ शब्द यहाँ कह सकें तो हम सब धन्य होंगे। इतना ही मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान्य डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी और मंच पर उपस्थित हमारी पंचकन्याएं और एक मैं आपके साथ, मुझे खुशी है कि मैं एक बहुत अच्छे समारोह में भाग लेने के अवसर से चूका नहीं, और इसका श्रेय मैं भाग्यश्री को दूंगा। मेरी श्रीमती जी यहाँ आई हुई बैठी हैं, जिन्होंने एक क्षण में वो संशय दूर कर दिया कि चलें कि न चल पाएंगे, क्या है, तो उन्होंने कहा चलेंगे, बस उन्होंने कहा। और इनकी जो स्त्री शक्ति है उसको मैंने नमन किया, और फिर यति ने तो आते ही हाथ थाम लिया। वो ऐसे पकड़ के लाई जैसे मैं उनका गुरु नहीं, वो मेरी मोंटेसरी की अध्यापिका हूँ, और एक ऐसे बच्चे को खींच के ले जा रही हैं जो जाने में आनाकानी कर रहा है। धीरे धीरे ऊपर यहाँ तक हाथ नहीं छोड़ा कि चल बैठ जाए, क्लास में बैठा दिया। तो यति एक बहुत योग्य महिला है, और इनकी योग्यता बहुत प्रारंभ से मैं देखता रहा हूँ। उससे पहले मैं आप सबको, उनको जिनकी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है, उनको बधाई देता हूँ। सम्मान्य मोतिया शर्मा जी बहुत तपस्विनी, तेजस्विनी नारी लग रही हैं, और भक्ति साहित्य चर्चा में जैसे अवगाहन करने के बाद में बहुत तृप्ति बोध के साथ उन्होंने जो काम किया है, उससे संतुष्टि का भाव उनके चेहरे पर है। मैं चाहता हूँ कि ये संतुष्टि भाव उनका वो निरंतरता को प्राप्त हो, जिसकी बात जोशी जी कर रहे थे, कि वो एक भाव अगर बना रहे तो कोई कष्ट नहीं होता। और ऐसे लोग जो दूसरे के कष्टों को हरने के लिए एक मार्ग सुनिश्चित उनके पास है, वो दे देते हैं, और वो अगर ले लिया उन्होंने तो वो भी उन जैसे ही हो जाते हैं, नहीं लिया तो धक्के खाते हैं। तो मैं आपकी भक्ति सरिता में अवगाहन करने वाले लोगों को भी प्रणाम करता हूँ जो आपसे प्रेरणा लेते हैं। फिर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अखंड भारत की कल्पना करने वाले कवियों ने जो संकलन बनाया है, मैं कविताएं तो नहीं देख पाया हूँ, लेकिन विदुषी जी से मेरी पहले भेंट हो चुकी है, और मैं जानता हूँ कि वे भारत की अस्मिता के लिए अपने आप को समर्पित समझती हैं, और उन कविताओं को भी पढ़ के मुझे आनंद आएगा। वंदना जी ने उनका साथ दिया, और बहुत सारी बातें जो बहुत सरल ढंग से जोशी जी कह देते हैं, उन्हें निरंतर सुनते रहने की कामना होती है कि वे और बोलें, कुछ और संस्मरण सुना दें, कभी पुत्र के सुना दें, कभी माँ के सुना दें। तो उनके पुत्र बड़े यशस्वी हैं, पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो एक दिन अपने उत्तर को रोके रहे। ये बहुत बड़ी क्षमता है साहब, कि आज नहीं दूंगा मैं, कल दूंगा मैं, है ना। तो मैं चिंतन के लिए, अगर ये धैर्य हमारी नई पीढ़ी में आ जाए, लेकिन नई पीढ़ी तो बहुत तेजी से बदल रही है, 5 वर्ष के अंतराल में पीढ़ी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि सीढ़ी बदल रही है, हम कैसेट से फ्लॉपी पे आ गए, फ्लॉपी से हम पेन ड्राइव में आ गए, पेन ड्राइव से हम सीडी में आ गए। तो ये जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी, पहले 10 साल में पीढ़ी बदलती थी लगभग, ऐसा मैं मानता हूँ। आज़ादी जब मिली तो उसके जब 50 साल पूरे हुए थे तो मैंने ये मान के कि 10 वर्ष में एक पीढ़ी बदलती है, एक कविता लिखी थी। उस कविता का भाव बता देता हूँ। उसमें था कि आज़ादी के बाद की पहली पीढ़ी
सदाचरण। अपने अमृत महोत्सव तक पहुंचने के लिए जो मूल्य निर्धारित किए गए थे उन पर सदाचरण का भी संकल्प लगता था कि उन्होंने लिया है, लेकिन देखा कि उसमें से 10 साल में सदाचरण में से सद निकल गया, आचरण रह गया। अगले 10 साल में उसमें से आचरण में से आ निकल गया, सिर्फ चरण रह गया कि हम चल रहे हैं, पंचवर्षीय योजना है, क्या है क्या नहीं। चौथे दशक में चरण में से च निकल गया तो रण रह गया, लड़ाइयाँ और क्या क्या नहीं हो गया। वो जो वर्चस्व थे पुराने वो टूटने लगे, नई चिंतन धाराएं भी अपना रूप अख्तियार करने लगी। और 5वें दशक में से तो रण में से र भी निकल गया तो न रह गया, न माने नो। अब बताओ क्या हो। तो मैंने कहा कि देखिए कि न माने नो, नो माने शून्य, शून्य माने 0, और शून्य के तो हम अधिष्ठाता हैं। तो आप चिंता न करिए, इस कमी को, इस अभाव को नई पीढ़ी के बच्चे पूरा करेंगे, वही तो इस शून्य में रंग भरेंगे। तो अब इन्होंने इस तेज गति से उस शून्य में रंग भरना प्रारंभ किया कि जिसको हम कहते हैं ना लाइट ईयर्स में हमने प्रगति की। लाइट ईयर्स में जो प्रकाश की गति होती है, कितने साल में कहाँ पहुंचती है, तो अंतरिक्ष में जाने की गति बढ़ गई, और उससे ज्यादा गति बढ़ गई हमारे चिंतन की। तो सबसे ज्यादा तेज गति होती ही है, वह गति ही तो परमात्मा की हमको दी हुई सबसे बड़ी क्षमता है कि हम सोच को बिना संकोच कितना भी आगे तक ले जा सकते हैं। और हमारे देश ने बहुत ज्यादा अपने आप को सिद्ध किया है, ये मैं मानता हूँ। तो यदि आपके माध्यम से इतनी रचनाओं से परिचय मिला और जोशी जी से भेंट हुई, यति की एक पंक्ति, दरअसल कई बार बड़े मेटाफर में बात करती हैं। यति पंख नाम की एक किताब इन्होंने लिखी थी कविताओं की, और मैंने वो पढ़ी थी। उसमें क्या छोटी छोटी चीजें हैं, और अभी बैठे बैठे जितनी मैंने ये पुस्तक सूंघी है, पढ़ तो नहीं पाया हूँ, यहाँ वहाँ से सूंघ ली है, तो उसमें भी वही भाव है। वही भाव है एक महिला के दर्द का, और उस दर्द का सामान्यीकरण होना, सार्वजनीन होना, और वो उसका अपना दर्द नहीं है बल्कि एक जाति का दर्द है जिसको स्त्री जाति कहते हैं। वो पुरुष के बरक्स सामने नहीं खड़ी हुई, उससे कंधा भी मिलाना चाहती है, कंधे से कंधा, उससे रूबरू भी होना चाहती है, और उसे अपना दर्द भी बताना चाहती है जो उसने अपने अनुभवों से और अपने व्यावहारिक ज्ञान से परे, अपने दार्शनिक अनुभवों से, अपनी दृष्टि से पाया है। तो दृष्टि, दर्शन और अनुभव, व्यावहारिकता, इन सबके बीच में एक पंक्ति रह रह के मुझे याद आती रहती है कि सौंदर्य का काजल ही महिला में लावे को जन्म देता है। लावा, सौंदर्य का काजल। काजल क्या है, जो काजल रहता है या वहीं रहता है, ये भी नहीं कहा, लेकिन लावा बनेगा यानी द्रव में रूपांतरित होगा। द्रव में रूपांतरित होगा यानी बहेगा, और काजल कब बहेगा, जब आंखों से अश्रुधारा निकलेगी। तो सौंदर्य अगर रोने लगे और उसको रोने के अवसरों का सामना करना पड़े, तो समझिए वो एक लावा बन जाएगा, और वो उसका विस्फोट कब होगा, ये टर्की के भूकंपों के समान आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना अहित करेगा और कितना वो दीर्घकालीन दुखों का नियामक बन जाएगा। तो उस दुख को जोड़ने की अगर क्षमता होती है तो रचनाकार में होती है। वो जिस भी भाषा में लिखे उसमें होती है, हृदय की भाषा में लिखे, बुद्धि की भाषा में लिखे, मातृभाषा में लिखे। मातृभाषा आज अपना दिन मनाना चाहती है, और जूनियर जोशी जी ने बता दिया कि भाई संतुलित उत्तर देना है, तो और भी संतुलित उत्तर अगर मैं देना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि ये ग्रेट ग्रैंड मदर्स डे है। ग्रेट ग्रैंड मदर हमारी संस्कृत है, जिनसे बांग्ला भी निकली है और मराठी भी निकली है, हिंदी भी आई है, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश भाषाओं से।
अन्य बहुत सारी बोलियों से हम इस रूप में पहुँचे हैं जहाँ हिंदी दिन ब दिन आज अपने आप को समृद्ध कर रही है। जितना बड़ा हिंदी के पास शब्द संसार है उतना भारत की किसी भाषा के पास नहीं है। अंग्रेजी के पास भी दूसरी भाषाओं से लिया हुआ था और हमने अब एक उदार दृष्टि से अपनी भारतीय भाषाओं को संस्कृत में इसलिए है क्योंकि एक शब्द से 50,000 बन सकते हैं। उसमें शब्द जनन की बहुत, तभी तो जननी है, सर्वजननी है, क्योंकि कितने शब्द वो बना सकती है। मैंने जितने नए शब्दों को लोगों को भ्रम है कि मैं नए शब्द गढ़ देता हूँ, उसका कारण ये है कि मैं संस्कृत को मैंने पढ़ा है और प्रत्यय उपसर्ग पढ़े हैं, उनको बढ़ाते बनाते जाइए, संधि बनाइए, कारकों का ज्ञान लीजिए, और अगर कविता जानते हैं तो कविता में तुकांतों में तो मैं मालिनी जी आपकी शरण में आऊँगा एक दिन, तब आपके अनुभवों से लाभान्वित होऊंगा। लेकिन मैं आज आप सबको बधाई देता हूँ और मानता हूँ कि IGNCA के सभागार में, जिसमें कि मैं पहली बार आया हूँ, जिसका इतनी बढ़िया ध्वनि व्यवस्था है, इसको देखने में इतना अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे पैटर्न्स हैं, उसके लिए भी मैं जोशी जी को बधाई देता हूँ। और पहली बार में, पहले अनुभव में मैंने पाया कि यहाँ सौंदर्य का लावा नहीं है काजल के माध्यम से, बल्कि सौंदर्य का लव है। इसलिए नमस्कार।